बहुत बहुत साधुवाद माननीय संचालक महोदय। सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सभी बहुजन नायकों को सादर नमो बुद्धाय, सादर त्रिवार वंदन, अभिनंदन। हमारे संस्था के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब, आचार्य जी और हमारे सभी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सहयोगी कार्यकर्ता, बहुजन सफरनामा पर आज जो चर्चा हुई है, मार्च के महीना में हमें खास करके ये देखना है कि एक समाज में जब इस प्रकार से सभी लोगों के मन में और दिल में एक सोच बन गई थी कि अब कुछ हो नहीं सकता, जैसा है वैसा ही चलेगा। इस प्रकार की सोच में एक धूमकेतु के रूप में मानवर कांसीराम साहब का उदय कैसे होता है? क्या कारण थे कि एक वैज्ञानिक को अपनी नौकरी छोड़कर, वैज्ञानिक का काम होता है नए नए आविष्कार करना और जिस देश के हैं उस देश के लिए नए खोज करके आगे के लिए आविष्कार देना। लेकिन क्या कारण हुए कि एक वैज्ञानिक को अपनी नौकरी छोड़कर हमारे समाज को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक मुक्ति दिलाने के लिए अपनी वैज्ञानिक की अच्छी नौकरी छोड़नी पड़ी? उस समय डीआरडीओ में वैज्ञानिक पद पर बहुत अच्छी नौकरी मानी जाती थी। क्या पीड़ा रही होगी, उनको कैसे झकझोर दिया होगा? कहते हैं कि टीन एजर्स और एडल्ट जो होते हैं वो अपनी ही दुनिया में और अपने ही मस्त तरीके से जीते हैं, सुन तो लेते हैं लेकिन उन पर किसी भी बात का असर होता नहीं है, क्योंकि एडल्टों की एक अलग दुनिया होती है, वहां का एक अलग उन्माद होता है। मानवर कांसीराम साहब किस तरह से समाज के लिए तैयार होते हैं पहले खुद, और किस तरीके से तैयार होकर वह समाज के लिए तैयार करते हैं। समाज को घेराबंदी करने के लिए किस तरीके से मास्टर प्लान वो बनाते हैं और मास्टर तैयार करते हैं। मास्टर तैयार करने की विद्या को ही उन्होंने कैडर नाम दिया। कैडर, कैडराइज, यानी कि प्रशिक्षक और प्रशिक्षु। एक प्रशिक्षक होगा और जो बैठे हुए लोग होंगे भाई प्रशिक्षु होंगे। प्रशिक्षण और प्रशिक्षु और प्रशिक्षक के माध्यम से इस देश में जो ये विचारधारा जम चुकी थी कि अब हो सकता नहीं, उस विचारधारा में मानवर कांसीराम साहब ने कहा कि हो सकता है, बस आपको अपने वचन, अपने कर्म और संकल्प में सीमेंटिंग पावर लाना होगा। सीमेंटिंग पावर हम सब जानते हैं कि सीमेंट जब एक बार जम जाता है, जिस जगह जम जाता है, जिस आकार में जम जाता है, फिर दोबारा वह नहीं जमता है। उसी रूप में अंतिम समय तक अपना भय अस्तित्व बनाए रखता है। ये सीमेंटिंग पावर है। मानवर कांसीराम साहब ने ये विद्या बाबा साहब से सीखी थी। मैं एक और छोटी सी घटना बताना चाहता हूं, सीमेंटिंग पावर आता कैसा है। 14 अक्टूबर 1956 के बाद जो दीक्षा हुई थी नागपुर में, उसके जो सेक्रेटरी थे वामन राव गोडबोले, तो एक महीने बाद उनके बड़े भाई की लड़की की शादी थी। बड़े भाई की लड़की की शादी थी तो उन्होंने दीक्षा ले ली थी। दीक्षा लेने के बाद
सभी लोगों ने दबाव बनाया और कानाफूसी हुई और बात हुई कि आप बौद्ध हैं तो बौद्ध तरीके से ही शादी होना चाहिए। तो वामन राव गोडपुले साहब ने कही कि आप चिंता न करें, बौद्ध पद्धति से ही शादी होगी। लड़का नायब तहसीलदार था, लेकिन वह परिवार बौद्ध नहीं था, उन्होंने दीक्षा नहीं ली थी। तो ये बात भी सामने निकल के आई वामन राव गोडपुले जी के पास कि परिवार बौद्ध नहीं है, तो शादी कैसे होगी बौद्ध तरीके से। तो उन्होंने वर पक्ष के पास लिखित में एक संदेश भिजवाया कि मेरे सुनने में ऐसा आया है, तो मेरी आपसे निवेदन है कि जो हमारा नागपुर का ऑफिस है, उसमें उत्तर प्रदेश के एक भिक्खु थे, राष्ट्रपाल इनका नाम था, वो रहते थे। उन्होंने कहा कि यहाँ बंते जी रुके हुए हैं, आप आ जाइए, लड़के को लेकर, माता पिता को लेकर हम दम दीक्षा करा देते। तो लड़के ने उस समय संदेश लिख के भिजाया कि शादी के पहले हम दीक्षा ले लेंगे और दीक्षा लेकर शादी संपन्न कर लेंगे। ये वामन राव गोडपुले ने जब सुना संदेश आया तो भाई खुशी हो गए कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि सबके सामने जाहिर धम्म दीक्षा होगी, तो सब लोगों को पता भी चल जाएगा कि लड़का बौद्ध हो चुका है। तो जैसे ही शादी का मंच बनता है, पांडाल बनता है, वर पक्ष जाता है, वधु पक्ष जाता है, वधु मंच पर आ जाती है और वर को मंच पर बुलाया जाता है, तो भंते जी घोषणा करते हैं कि हमारे सुनने में आया है कि लड़के ने बौद्ध धम्म दीक्षा नहीं ली है, तो बौद्ध धम्म दीक्षा ले लीजिए। तो लड़के ने मना कर दिया कि मैं बौद्ध धम्म दीक्षा नहीं लूंगा। लड़के को क्या अभिमान था कि मैं ग्रेजुएट हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, नायब तहसीलदार हूँ, अच्छे पैसा मुझे मिलते हैं, मुझसे शादी करने से कौन मना करेगा। एक उसका ईगो था। लेकिन वामन राव गोडपुले सीमेंटिंग पावर वाले आदमी थे। तो भंते जी से उन्होंने कहा कि भंते जी, लड़के से 3 बार यही प्रश्न करिए कि आपको बौद्ध बनना है। तो भंते जी ने दूसरी बार प्रश्न किया कि आपको दीक्षा लेनी है, तो फिर उन्होंने मना कर दिया कि मैं दीक्षा नहीं लूंगा। तीसरी बार प्रश्न किया कि आपको दीक्षा लेना है, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं दीक्षा नहीं लूंगा। तो वामन राव गोडपुले साहब ने कहा कि अगर आप दीक्षा लेना नहीं चाहते तो वधु को मंच से हटा दीजिए और बारात जितनी भी है उससे मेरा निवेदन है कि आप वापस लौट जाइए, ये शादी नहीं होगी, निरस्त की जाती है। तो वो शादी से हटकर ये शादी निरस्त हुई, नहीं गए, शादी नहीं हुई और वधु पक्ष के साथियों ने खाना खाकर बड़ी मुश्किल से वेदनाओं के साथ रात बिताई। उनके जो वामन राव गोडपुले साहब के भाई थे, वो कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, तो उन पर कई लोगों ने दबाव बनाया कि पास में ही एक मंदिर है, उस मंदिर पे जाकर आप लड़की की शादी कर लीजिए। लेकिन लड़की अधिकतर वामन राव गोडपुले चाचा जी की बातों से सहमत होती थी। तो उन्होंने कहा कि जैसा चाचा जी कहेंगे कहेंगे पापा जी आप ऐसा ही मानिए। तो वो शादी नहीं हुई। फिर दूसरे दिन संदेश आया कि हम शादी करने को तैयार हैं। फिर उसके बाद में लड़की ने मना कर दी कि अब मैं शादी करने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि सभी समाज के पास ये सूचना जा चुकी है, सुबह के समाचार पत्रों में ये सूचना छप चुकी है कि लड़का बौद्ध न होने के कारण शादी निरस्त हुई है, अब ये शादी नहीं हो सकती। तो इसे कहते हैं सीमेंटिंग पावर। तो जब बाबा साहब और बाबा साहब के जो आसपास ऐसे लोग थे जो नाम उनका चलता है, ऐसे लोगों को पढ़ पढ़कर सीमेंटिंग पावर सीखा था। तो मान्यवर साहब जब घर से निकले, यानी अपनी नौकरी से निकले, तो सीमेंटिंग पावर के साथ आए कि मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं अपनी संपत्ति नहीं बनाऊंगा, मैं अपना परिवार नहीं बनाऊंगा और बहुजन समाज को ही अपना परिवार मानूंगा और अंतिम समय तक मैं बहुजन समाज को ही अपना परिवार मानूंगा। तो ऐसा सीमेंटिंग पावर हमारे कार्यकर्ताओं में, हमें राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा इस सफरनामे से सीखना है कि एक मजबूत कार्यकर्ता कैसे बनता है और लिए गए निर्णय जो संघ के मुखिया होते हैं या संघ नायक होते हैं, संघ का संचालन करते हैं, उनके जो निर्णय आते हैं, उन निर्णयों को हम कैसे माने और उनको और अच्छे से कैसे कर सकते हैं अपने अपने क्षेत्र में, क्योंकि परिस्थितियां बदल जाती हैं और परिस्थितियों के अनुसार कुछ निर्णयों में
और थोड़ा आगे पीछे भी होता है, लेकिन उसके सिद्धांत नहीं बदलते निर्णय के। तो हमको सीमेंटिंग पावर सीखना है। बस यही मेरी आज बात रखनी थी। और आप सभी ने आज मार्च के महीने से सफरनामा की दूसरी बार बात आई है। अब हम आगे के जितने भी मार्च के महीने की सफरनामे आएंगे, हम कांसीराम से मान्यवर साहब कैसे बने, साहब कैसे बने, मान्यवर कैसे बने, इन बातों को ज्यादा ध्यान देना है। और हमको उन्होंने राजनीति में, समाज में आर्थिक मुक्ति के लिए कैसे तैयार किया कि बहुजन सम्राट मान्यवर कांसीराम साहब बन गए। हम बहुजन क्यों नहीं बन सकते? हम उनके पद चिन्हों पर क्यों नहीं बन सकते? वह एक ऐसे चिन्ह छोड़ गए हैं, फुटप्रिंट विदाउट फीट। आज उनके ऐसे पद चिन्ह बन गए हैं, उनके पैर न होते भी वो चिन्ह आज हमको दिखाई देते हैं। आप सभी ने आज अपनी बात रखी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, नमो बुद्धाय, जय भीम। साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद। चलिए, आज के हमारे अंतिम आभार प्रबोधन में हमने अपने कार्यवाहक अध्यक्ष जी को सुना है, और बहुत ही स्पेशल उन्होंने सीमेंटिंग पावर, एक सच्चे कार्यकर्ता कैसे हम बन सकते हैं, पूरे कमिटमेंट वाले, तो उन्होंने अपनी बात रखी। तो इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। तो आइए हम लोग अब मंगल गाथा के साथ आज के वेबिनार को समापन करेंगे। सभी से निवेदन है, प्रारंभ करें।